आज हम 18वीं सदी के भारत के ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जो उठापटक, साजिशों और लड़ाइयों से भरा हुआ था। हम्म। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमारे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती शासन और उसके बाद हुए बड़े-बड़े संघर्षों की कहानी बताते हैं। ये वो समय था जब एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे-धीरे हिंदुस्तान की सियासत पर काबिज हो रही थी। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सब हुआ कैसे। हम खास तौर पर 1765 के बाद बंगाल में लागू हुई दोहरी शासन व्यवस्था को समझेंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या थी, इसने बंगाल को कैसे तबाह कर दिया, और सबसे जरूरी, इस व्यवस्था से मिली बेहिसाब दौलत और ताकत ने कैसे कंपनी को मराठों और मैसूर जैसी, आप कह सकती हैं, उस वक्त की सुपर पावर से टकराने की हिम्मत दी। तो चलिए इस पूरी कहानी के धागे खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक अजीबोगरीब प्रशासनिक व्यवस्था ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाल दी। सबसे पहले बात करते हैं इसी दोहरी शासन व्यवस्था की। श्रोट बताते हैं कि 1765 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की मतलब असली मालिक बन चुकी थी। कहने को तो नवाब था, पर असल में सब कुछ कंपनी के हाथ में था। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बंगाल की पूरी सुरक्षा कंपनी की सेना के हाथ में थी। सारी राजनीतिक ताकत भी उन्हीं के पास थी। अच्छा। नवाब तो बस एक कठपुतली था, जो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए, यहाँ तक कि अपनी हिफाजत के लिए भी पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर था। यहीं से इस अजीब सिस्टम की शुरुआत होती है, जिसे इतिहास में ड्यूअल सिस्टम या दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया। मुझे यहीं पर एक सवाल आता है, अगर सारी ताकत कंपनी के पास थी ही तो उन्होंने सीधे सीधे बंगाल पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? ये नवाब को बीच में रखने का क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो अंग्रेजों की चालाकी थी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सत्ता तो उनकी हो, पर जिम्मेदारी किसी और की। अच्छा। इस दोहरी व्यवस्था के दो हिस्से थे। पहला था दीवानी। इसका मतलब था राजस्व, यानी टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार। ये कंपनी ने सीधे अपने हाथ में ले लिया। पैसा सीधे उनकी तिजोरी में जाता था। ओके, तो मतलब पैसे का सारा कंट्रोल उनके पास। और दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा हिस्सा था निजामत, यानी पुलिस, प्रशासन और न्याय व्यवस्था। कागज पर तो ये नवाब के पास था, लेकिन कंपनी ने नायब सूबेदार को नियुक्त करने का अधिकार अपने पास रख लिया। और यही नायब सूबेदार नवाब की तरफ से सारे काम देखता था। तो असल में पैसा भी उनके कंट्रोल में और कानून भी, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे से। वाह, मतलब ये तो उनके लिए एक परफेक्ट सेटअप था। जिम्मेदारी के बिना सत्ता। बिल्कुल। अगर कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट कंपनी का, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो, जैसे प्रशासन ठीक से न चले या लोग परेशान हो, तो सारा दोष नवाब और उसके भारतीय अधिकारियों पर डाल दो। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस व्यवस्था का सार था। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के लोगों का कोई पुरसहाल नहीं रहा। न तो कंपनी को उनकी भलाई की कोई फिक्र थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, और न ही नवाब कुछ कर सकता था, क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं थी। बंगाल के लोग, आप कह सकते हैं, दो पाटों के बीच पिस रहे थे। और जैसा कि ऐसे हालात में होता है, कंपनी के कर्मचारियों ने इसका जमकर फायदा उठाया होगा। हाँ। हमारे स्रोत में तो खुद रॉबर्ट क्लाइव, जिसने ये सिस्टम बनाया था, उसका एक बयान है जो हालात की भयावता को दिखाता है। हाँ, क्लाइव ने खुद लिखा था, और ये सुनना बहुत जरूरी है। उसने कहा, बंगाल को छोड़कर किसी भी देश में अराजकता, भ्रम, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा या सुना गया। बाप रे। नहीं इतने अन्यायपूर्ण और लालची तरीके से इतनी दौलत कभी हासिल की गई। ये तो कमाल है, मतलब सिस्टम बनाने वाला खुद मान रहा है कि ये एक संगठित लूट थी। बिल्कुल। क्लाइव आगे आंकड़े भी देता है। वो बताता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन प्रांतों से हर साल 3 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का शुद्ध राजस्व मिलता था। 3 मिलियन पाउंड? हाँ, और ये पैसा पूरी तरह से कंपनी के कर्मचारियों के हाथ में था। उन्होंने नवाब से लेकर सबसे छोटे जमींदार तक हर किसी से पैसा वसूला। ये एक ऐसी लूट थी जो ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर चल रही थी। और कंपनी के बड़े अधिकारी भी पीछे नहीं रहे होंगे, उन्होंने भी बंगाल की दौलत को निचोड़ना शुरू कर दिया। एक दिलचस्प बात जो हमारे स्रोत बताते हैं, वो एक कंपनी का निवेश या कंपनीज इन्वेस्टमेंट। ये क्या था? ये इस लूट का सबसे बड़ा सबूत है।
पहले कंपनी भारत से सामान जैसे कपड़ा, मसाले वगैरह खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाती थी। लेकिन इस दोहरी व्यवस्था के बाद उन्होंने इंग्लैंड से पैसा लाना बंद कर दिया। अब वे बंगाल के लोगों से वसूले गए टैक्स के पैसे से ही बंगाल का सामान खरीदते, उसे जहाजों में भरकर विदेश ले जाते और वहां बेचकर भारी मुनाफा कमाते। अरे वाह! इसी को वो शान से कंपनी का निवेश कहते थे। मतलब बंगाल का ही पैसा, बंगाल का ही माल और सारा मुनाफा कंपनी की जेब में। ये तो पूरी तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी थी। और सिर्फ कंपनी ही नहीं, ब्रिटिश सरकार भी इस लूट में अपना हिस्सा चाहती थी। 1767 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया कि कंपनी को हर साल 4 लाख पाउंड सरकार को देने होंगे। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 3 सालों में 1766, 1767 और 1768 बंगाल से लगभग 5.7 मिलियन पाउंड की रकम इंग्लैंड भेजी गई। 5.7 मिलियन पाउंड सिर्फ 3 साल में। आज के हिसाब से तो ये अरबों डॉलर होंगे। बिल्कुल। तो इस डबल गेम वाली सरकार और बेहिसाब लूट ने बंगाल को पूरी तरह से कंगाल और कह सकते हैं खोखला बना दिया। और फिर 1770 में वो भयानक चीज हुई जिसका जिक्र आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बंगाल का अकाल। वो मानव इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक था। लाखों लोग भूखे मर गए। कहा जाता है कि बंगाल की करीब 1/3 आबादी खत्म हो गई। 1/3? हाँ, देखिए, अकाल का एक कारण तो बारिश की कमी थी, ये एक प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन कंपनी की लालची नीतियों ने इसे एक महाविनाश में बदल दिया। उन्होंने टैक्स वसूली में कोई कमी नहीं की, बल्कि कुछ जगहों पर तो और सख्ती कर दी। हाँ, तो ऐसे हालात में भी लोगों की मदद के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। नतीजा, लाशों के ढेर लग गए। तो बंगाल की इस लूट ने कंपनी की तिजोरियां तो भर दी, लेकिन साथ ही एक नई भूख भी पैदा की, और ज्यादा इलाके और दौलत की भूख। और यही पैसा और यही भूख उन्हें सीधे भारत की 2 सबसे बड़ी ताकतों के साथ टकराव के रास्ते पर ले गई। एकदम सही। 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक ताकत नहीं रही थी, वो एक बड़ी भारतीय राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। और अब उनकी नजरें बंगाल के बाहर थीं। अच्छा। उनकी आदत थी भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामलों में दखल देने की, और इसी आदत ने उन्हें जल्द ही कई बड़े युद्धों में उलझा दिया। इसकी शुरुआत दक्षिण से हुई, मैसूर के साथ। 1766 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर के शासक हैदर अली पर हमला कर दिया। हाँ, लेकिन हैदर अली कोई कमजोर शासक नहीं था, वो एक असाधारण सैन्य रणनीतिकार था। उसने न सिर्फ निजाम को अंग्रेजों के गठबंधन से अलग कर दिया, बल्कि अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और उनकी सेना को खदेड़ते हुए मद्रास के दरवाजे तक पहुंच गया। हालात इतने खराब हो गए कि मद्रास में बैठी ब्रिटिश काउंसिल को हैदर अली की शर्तों पर एक अपमानजनक शांति संधि करनी पड़ी। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। तो दक्षिण में मुंह की खाने के बाद अंग्रेजों का अगला टकराव हुआ पश्चिम में मराठों के साथ। ये 1775 की बात है। उस वक्त मराठा साम्राज्य में अंदरूनी कलह चल रही थी। जरा इसके बारे में बताइए कि मराठों के घर में क्या झगड़ा चल रहा था। देखिए, उस वक्त मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री यानी पेशवा एक बच्चे थे, माधवराव द्वितीय। तो असल सत्ता मुख्यमंत्री नाना फडणवीस के हाथ में थी। ओके। लेकिन पेशवा के खानदान का ही एक और सदस्य था, रघुनाथ राव, जो खुद पेशवा बनना चाहता था। सत्ता की इसी लड़ाई में रघुनाथ राव मदद मांगने पहुंच गया अंग्रेजों के पास, बंबई में। और बंबई में बैठे अंग्रेज अधिकारियों को लगा होगा कि ये तो सुनहरा मौका है, जैसा बंगाल में किया वैसा यहां करते हैं। बिल्कुल। एक दावेदार का साथ दो और पूरे साम्राज्य पे कंट्रोल कर लो। बिल्कुल, उन्हें यही उम्मीद थी। उन्हें लगा कि वो बंगाल और मद्रास वाला खेल दोहरा लेंगे और भारी आर्थिक फायदा उठाएंगे। लेकिन उन्होंने मराठों को कम आंका। अच्छा। इस एक फैसले ने उन्हें मराठों के साथ एक बहुत लंबे और महंगे युद्ध में फंसा दिया, जो 1775 से 1782 तक, यानी 7 साल तक चला। और ये समय भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए शायद सबसे मुश्किल दौरों में से एक था, क्योंकि इस बार दुश्मन एक नहीं था। हाँ, ये अंग्रेजों के लिए एक भयानक सपना सच होने जैसा था। सारे मराठा सरदार जो आपस में लड़ते रहते थे, वो नाना फडणवीस के पीछे एकजुट हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिण में हैदर अली और निजाम भी अंग्रेजों से पहले से ही नाराज थे। उन्होंने भी मौका देखकर कंपनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हाँ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ मराठा, मैसूर और हैदराबाद का एक मजबूत गठबंधन बन गया था। ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी।
और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में अंग्रेज मुश्किल में थे। अमेरिका में उनकी कॉलोनियां हाथ से निकल रही थीं, जहां 1776 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अच्छा, उसी समय? हाँ, उसी ही समय। और यूरोप में उनके पुराने दुश्मन फ्रांसीसी भी उनकी मुश्किलों का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे थे। अंग्रेज हर तरफ से घिरे हुए थे। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी वो टिके रहे। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो एक बहुत ही काबिल और मजबूत प्रशासक था। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बड़े हिम्मत और समझदारी से काम लिया। उसने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। मराठों के साथ जो युद्ध चल रहा था, उसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पा रहा था। आखिरकार 1782 में सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। ओके। और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए। तो इस युद्ध, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, उसका नतीजा क्या निकला? मतलब कोई जीता, कोई हारा? देखिए, लड़ाई के मैदान में तो कोई नहीं जीता, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ी जीत थी। वो कैसे? क्योंकि इस संधि ने उन्हें भारतीय शक्तियों के उस एकजुट हमले से बचा लिया जो उन्हें भारत से बाहर फेंक सकता था। और इससे भी बड़ी बात, इस संधि ने अंग्रेजों को मराठों के साथ अगले 20 साल के लिए शांति दे दी। 20 साल? और इन 20 सालों का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इस समय का इस्तेमाल बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने और अपनी ताकत बढ़ाने में किया, जबकि मराठा सरदार फिर से आपसी लड़ाइयों में उलझ गए और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहे। यहीं पर अंग्रेजों की दूरदर्शिता काम आई। इस संधि का एक और बड़ा फायदा अंग्रेजों को हुआ। उन्होंने मराठों और मैसूर के बीच फूट डाल दी। हाँ, ये उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का एक क्लासिक उदाहरण था। सालबाई की संधि में मराठों ने अंग्रेजों से वादा किया कि वो हैदर अली से अपने पुराने इलाके वापस लेने में अंग्रेजों की मदद करेंगे। अच्छा। बस इसी के साथ भारतीय शक्तियों का गठबंधन टूट गया और अंग्रेज एक बार फिर अपने दुश्मनों को अलग थलग करने में कामयाब हो गए। तो मराठों से शांति हो गई। अब अंग्रेजों का पूरा ध्यान फिर से दक्षिण की तरफ, यानी मैसूर पर गया। हैदर अली के साथ युद्ध तो चल ही रहा था। हाँ, 1780 में हैदर अली के साथ लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी और शुरुआत में हैदर अली ने अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त दी। उसने एक के बाद एक कई लड़ाइयां जीती, अंग्रेजी सेना की टुकड़ियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और लगभग पूरे कर्नाटक पर कब्जा कर लिया। एक वक्त तो ऐसा लगा कि दक्षिण भारत से अंग्रेजों का सफाया हो जाएगा। लेकिन फिर पासा पलटा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिर अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। सही कहा। हेस्टिंग्स ने सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को गठबंधन से तोड़ा। उसने गुंटूर का जिला निजाम को सौंप दिया और निजाम खुशी खुशी लड़ाई से पीछे हट गया। अच्छा, रिश्वत देकर? कह सकते हैं। फिर मराठों के साथ सालबाई की संधि हो चुकी थी। अब कंपनी अपनी पूरी सैन्य ताकत मैसूर के खिलाफ झोंक सकती थी। और इसी का नतीजा पोर्टोनोवो की लड़ाई में दिखा। हाँ, जुलाई 1781 में सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हरा दिया। ये युद्ध में एक निर्णायक मोड़ था। इस एक जीत ने मद्रास को बचा लिया और दक्षिण में अंग्रेजों को सांस लेने का मौका दिया। इसके कुछ समय बाद दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मौत के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन ये युद्ध भी मतलब बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। हाँ, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहे थे। इसलिए मार्च 1784 में उनके बीच एक और शांति संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके वापस कर दिए। तो यहाँ भी नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए, असली खेल जीतने या हारने का था ही नहीं। अंग्रेजों ने ये साबित कर दिया था कि वे टिक सकते हैं, कि वे भारतीय ताकतों को आपस में उलझाकर खुद को बचा सकते हैं। उनकी जीत लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि इस सर्वाइवल गेम में थी, जिससे उन्होंने बाकियों से बेहतर खेला। लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों एक दूसरे को शक नजर से देखते थे। बिल्कुल। 1784 की संधि ने सिर्फ लड़ाई रोकी थी, लड़ाई के कारणों को खत्म नहीं किया था। कंपनी के अधिकारी टीपू को दक्षिण में अपने विस्तार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानते थे। और टीपू भी अंग्रेजों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। हाँ, टीपू सुल्तान भी ये अच्छी तरह समझता था कि उसकी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा अंग्रेजी हैं और उसका सपना उन्हें भारत से बाहर निकालने का था। तो टकराव तो होना ही था। 1789 में दोनों के बीच तीसरा युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार नतीजा अलग था। हाँ, इस बार अंग्रेज ज्यादा मजबूत और बेहतर तैयारी के साथ थे। ये युद्ध 1792 में टीपू की हार के साथ खत्म हुआ और इसके बाद हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि,
जो टीपू के लिए बहुत अपमानजनक थी। इस संधि की शर्तें क्या थी? संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों यानी मराठा और निजाम को देना पड़ा। आधा राज्य। कहानी शुरू हुई बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था से। जिम्मेदारी के बिना सत्ता का एक ऐसा खेल जिसने एक अमीर प्रांत को लूटकर खोखला कर दिया और एक भयानक अकाल को दावत दी। और फिर हमने देखा कि कैसे बंगाल की इसी लूट से मिली दौलत और ताकत ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। इसी पैसे के दम पर उन्होंने मराठों और मैसूर जैसी बड़ी ताकतों से युद्ध लड़े। और सिर्फ लड़े नहीं? नहीं, सिर्फ लड़े नहीं। उन्होंने सिर्फ सैन्य बल का ही नहीं बल्कि कूटनीति, साजिश और फूट डालो और राज करो की नीति का भी भरपूर इस्तेमाल किया और आखिरकार अपने सबसे बड़े दुश्मनों को कमजोर करने में कामयाब रहे। आज के विश्लेषण के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत हमें बड़े लोगों, गवर्नर जनरल, नवाब, सुल्तान और पेशवा की कहानी बताते हैं। हम उनकी संधियां और युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उस आम सैनिक के बारे में सोचिए जो इन युद्धों में लड़ रहा था, या उस किसान के बारे में जिसकी फसल हर साल या तो कोई फौज रौंद जाती थी या टैक्स वसूलने वाले ले जाते थे। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक लूट और लगातार युद्ध के इन दशकों को एक आम इंसान ने कैसे झेला होगा, उसकी कहानी इन आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं मिलती। पर वो कहानी क्या रही होगी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।